हेलो गाइस, तो अभी हम डिस्कस करते हैं एसोफेजियल डिसमोटिलिटी डिसऑर्डर और उसमें हम पहला डिस्कस करेंगे एक्लेजिया। एक्लेजिया में जो मेन मसला होता है वो होता है फेलियर ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, ठीक है, जो कि स्टमक को अलाउ करता है टू एंटर इनटू स्टमक, ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होता, तो जब ये रिलैक्स नहीं होता तो क्या होगा, देयर विल बी डिफ़िकल्टी सॉल्विंग एंड रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। ठीक है, सॉल्विंग में डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाता। ठीक है, इसमें जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर है वो हाई होगा, हाई लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, एंड देयर विल बी डिफ़िकल्टी सॉल्विंग एंड रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। It is these are due to failure of relaxation of lower esophageal sphincter. It occurs mostly in 30 to 60 years of age. ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है इन 30 to 60 years ऑफ एज। फिर आते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ। तो पैथोजेनेसिस में इसकी पैथोजेनेसिस अननोन है। ठीक है, अननोन पैथोजेनेसिस है, लेकिन कुछ थ्योरीज है जो इसको एक्सप्लेन कर सकती है। पहले थ्योरी ये है कि देयर इज इन द एक्लेजिया देयर इज डीजनरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीटिंग इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में नॉर्मली जो होते हैं वो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं जो इसको रिलैक्स करते हैं। ठीक है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू रिलैक्सेशन करवाता है, लेकिन एक्लेजिया में ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स ये डीजनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिसेप्टिव रिलैक्सेशन लॉस हो जाती है। ठीक है, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ द स्टमक लॉस हो जाती है। ठीक है, दूसरी थ्योरी ये है कि माइंटेरिक प्लेक्सस जो कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में होता है और वेगल इफरेंस, इसकी डीजनरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाता। इसकी वजह से एक्लेजिया हो जाता है। एक्लेजिया की अर्ली फेज़ है और लेट फेज़ है। अर्ली फेज़ में क्या होता है, देयर इज़ वेगरस एक्लेजिया इन चेस्ट पेन, और इसके साथ पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस भी होती है साइमल्टेनियस पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस भी होती है। लेट फेज़ में क्या होता है, देयर इज़ डायलेशन ऑफ द एसोफेगस विद रिटेंशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक है, क्योंकि रिलैक्सेशन नहीं हो पाती लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की, तो डायलेटेशन ऑफ एसोफेगस हो जाएगा। इसके साथ इस लेट फेज़ में डिस्फेजिया होता है इक्वली टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में इक्वल डिस्फेजिया नहीं होता टू सॉलिड एंड लिक्विड, जबकि एक्लेजिया में देयर इज़ इक्वल डिस्फेजिया इक्वल टू द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। मतलब सॉलिड एंड लिक्विड्स को, जिस तरह लिक्विड्स को डिस्फेजिया होता है उसी तरह सॉलिड्स को भी। ठीक है, और रीगर्जिटेशन के साइन एंड सिम्टम्स भी होंगे, क्योंकि फूड की एंट्री नहीं होती, फूड पास नहीं होता इनटू द स्टमक। इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन कौन से करवाते हैं, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में हम इसलिए करवाते हैं टू रूल आउट द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, कि कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। इसके अलावा हम बेरियम सॉलो करते हैं। बेरियम सॉलो पे हमें नज़र आएगा बर्ड बीक अपीयरेंस ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। बर्ड बीक साइन भी हमें इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एसोफेगस जो प्रॉक्सिमल एसोफेगस है वो बिल्कुल डायलेट होगा, उसकी डायलेटेशन हुई होगी, और जो लोअर एसोफेगस है वो बिल्कुल नेरो हुआ होगा। तो दिस इज़ बर्ड बीक अपीयरेंस। ठीक है, बर्ड बीक साइन भी हमें इसे बोलते हैं, जो कि बेरियम सॉलो से नज़र आए। बेरियम सॉलो में हमें ये भी नज़र आएगा कि देयर इज़ नो एंट्री या देयर इज़ नो पैसेज ऑफ कंट्रास्ट टू स्टमक कंट्रास्ट जो है वो स्टमक को पास नहीं होगा, क्योंकि एक्लेजिया है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की प्रेशर हाई हुई। जो की डायग्नोस्टिक टेस्ट है या द मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है मानोमेट्री। ठीक है, मानोमेट्री हम करते हैं इसमें। फिर कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं एक्लेजिया की वजह से वो ये है नक्टर्नल एस्पिरेशन, इसकी वजह से लेरेंजियल इरिटेशन हो सकता है और कफिंग भी हो सकती है। इसके अलावा ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है और लंग एक्सेस भी हो सकता है। ठीक है, चौथा नंबर जो है वो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ये एक्लेजिया कैन लीड टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन 3% ऑफ केसेस। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है इसकी, ये कोई भी फ़ायदा नहीं देती इन द केसेस ऑफ एक्लेजिया। एक्लेजिया में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा जो है वो है बैलून डायलेटेशन। बैलून डायलेशन की वजह से 70% लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क होता है परफोरेशन, वो है 3% परफोरेशन हो सकती है ड्यूरिंग द बैलून डायलेशन। फिर जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है इसमें वो है हेलर्स कार्डियोमायोटोमी। हेलर्स कार्डियोमायोटोमी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस
फॉर एक्लेजिया। इसके अलावा जो नई एक ट्रीटमेंट आई है ऑप्शन, वो है इंजेक्शन ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन जो है वो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है, ठीक है, रिलैक्सेशन उसकी करवाता है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गई और एक्लेजिया। फिर हम एक दूसरा है सूडो एक्लेजिया। वो एक्लेजिया मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज लोगों में होता है सूडो एक्लेजिया, और उसके कासेज ये है कि इट इज़ ड्यू टू कार्सिनोमा ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, कार्डिया और एक्सट्रिंसिक ट्यूमर। कोई एक्सट्रिंसिक ट्यूमर की वजह से जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सूडो एक्लेजिया हो सकता है, उस पेंक्रियाटिक ट्यूमर की वजह से या लिम्फोमा की वजह से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्लेजिया।